तो योग दर्शन योग सूत्र के प्रथम पाद मतलब फर्स्ट चैप्टर में सातवें सेवेंथ सूत्र हम कर रहे थे, जिसमें तीन तरह की प्रमाण की बात आई। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष की चर्चा पिछले बार किया था। अनुमान को आज समझेंगे। अनुमान उसका मतलब जैसे अनु है फॉलोइंग, पीछे, बाद में। मान मीन्स ज्ञान। और अनुमान ज्ञान की जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ होता है कॉज एंड इफेक्ट में जो रिलेशनशिप है, अगर वो इनवेरिएबल हो, अर्थात किसी भी हालत में वो ना बदले, परमानेंट हो, तो जब ये एस्टैब्लिश्ड हो जाए, उस एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को कहते हैं व्याप्ति। कॉज एंड इफेक्ट की जो एक इनवेरिएबल रिलेशनशिप है, या जो ना बदलने वाली रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता, उस व्याप्ति के बेस पर, उस रिलेशनशिप के बेस पर केवल कॉज या कारण को देख करके इफेक्ट या कार्य का ज्ञान करना, या उल्टा कारण हमें दिखाई नहीं देता पर कार्य या इफेक्ट को देख करके कारण या कॉज को इन्फर करना। इन्फरेंस में जो हमारे सामने नहीं है, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? जो हम सेंसेस या इंद्रियों को कनेक्ट करके जो ज्ञान पाते हैं, मतलब वो हमारे आसपास होनी चाहिए। पर दुनिया में हर चीज तो हमारे आंख कान नाक के सामने नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम लोगों को देखते हैं, उनके पेरेंट्स को तो हम नहीं जानते। आपकी नदी में बाढ़ आया है, ये आपको दिखाई देता है। जब नदी का पानी बहुत ओवरफ्लो करे, तो आपको और तो एक ज्ञान हो रहा है कि ऊपर कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जहां से पानी, नदी जहां से निकली है, रास्ते में कहीं से ये बारिश हुई है, आपने नहीं देखा। और जो आपने इन्फर किया ना, देखकर भी जो ज्ञान लिया, वो 100% राइट ज्ञान है। मतलब एक्सीडेंटली आप आज वो अलग चीज है, कहीं बांध टूट गया हो, या कुछ ग्लेशियर पिघल गया हो। वो तो गर्मी में ग्लेशियर पिघलते हैं, वो भी हो सकता है। तो आप समझ जाते हैं कहीं बहुत ज्यादा ऊपर बारिश हुई। आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है, पर ऊपर बारिश हुई है जहां से नदी निकलती है। नदी का पानी क्या है? कार्य है, इफेक्ट है। किसका? हेवी रेन जो ऊपर हुआ है। तो इफेक्ट को देख करके आपने रेन या बारिश बहुत हुई है इसका ज्ञान किया। ये तभी आप कर पाए कि आपने रेन और नदी में आने वाले पानी की रिलेशनशिप जो पहले से आपको पता लगा हो, कि जब बारिश होती है तो नदियों में पानी ज्यादा होती है। ये रिलेशनशिप बहुत तरीके से एस्टेब्लिश्ड हुई है। कैसे एस्टेब्लिश्ड हुई है? जरूरी नहीं कि आप जा करके कभी चेक किया हो नदी कहाँ से निकलती है और पानी कैसे होती है। वो शब्द प्रमाण से भी हो सकता है। वर्ड टेस्टिमोनी आपने बुक्स वगैरह पढ़ा हो, मीडिया मीडिया भी उस वर्ड टेस्टिमोनी में ही आती है। या आपने डायरेक्ट भी कभी देखा हो। तो किसी भी प्रमाण से जो एस्टैब्लिश्ड हो गया हो कि कार्य और कारण के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको व्याप्ति कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वार्थ कहते हैं जो इंडिविजुअल है, मैं और आप, मैं अपने ज्ञान के लिए जो अनुमान मुझे ज्ञान देता है, जिस इन्फरेंस थ्योरी प्रोसेस के द्वारा मैं ज्ञान पा रहा हूं,
उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। स्वार्थ समझते हैं, सेल्फ। उसकी 3 प्रोसेस होती है, और उस 3 प्रोसेस को, 3 स्टेप को कहते हैं हेतु, पक्ष और साध्य। उसमें 3 चीजें काम करते हैं। जैसे चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि पिछले बार हम डिस्कशन कर रहे थे, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने पहाड़ में धुआं देखा, आपने देखा, और आपने धुआं देख के आप समझ गए कि पहाड़ में आग है। धुआं हेतु है, हेतु का मतलब होता है कॉज, है ना। धुआं हेतु कॉज है, किस चीज का? आग को जानने का। आग का कॉज धुआं नहीं है, जानने का। आग जो है वो साध्य है। साध्य का अर्थ होता है जिसको आप जानना, जो आपको, जिसको आपको जानना है। मुझे यहाँ क्या जानना है? आग को एस्टेब्लिश करना है। तो आग साध्य है। आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि यह आदमी बहुत खाता है, या इसने चोरी किया है। आपने नहीं देखा, इसने चोरी किया, इसने ज्यादा खाया है, इसने झूठ बोला है, इसने सच बोला है, इसने काम किया है। ये आपको एस्टेब्लिश करना, ये है साध्य। उसी का ज्ञान आपको चाहिए। और उसकी, यहाँ आग की ज्ञान चाहिए तो धुआं है हेतु। और वो धुआं, वो आग कहाँ पर है जिसकी आपको ज्ञान करना है? पहाड़ में, माउंटेन में। माउंटेन को कहेंगे पक्ष। अर्थात जो साध्य, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, जो ज्ञान आपको पाना है, उसका जो लोकेशन है। ये 3 चीजों में, पहाड़, धुआं और आग, इन तीनों में धुआं है आपका हेतु, कॉज। पहाड़ है लोकेशन, पक्ष। आग है साध्य, जिसको आपको अचीव करना है, अचीवेबल। अब ये तीनों की स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। धूम दर्शन, सीइंग ए स्मोक, साइट ऑफ ए स्मोक, धुआं को देखना, ये हेतु है, ये कॉज बना। कहाँ देखा? पहाड़ पर, पक्ष में। टेक्निकल टर्म्स है। सेकेंड स्टेप क्या है? व्याप्ति एस्टैब्लिश करना। व्याप्ति अभी अभी बोला था ना, व्याप्ति, रिलेशन। इनवेरिएबल रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप जो पक्का हो, कभी नहीं टूटेगा, है ना। तो आपने वो जो जो थ्योरी है, उसको आपने रिकॉल किया। ओ, जहां जहां धुआं होता है, वहां वहां आग होता है। ये रिलेशनशिप पक्का है। इसका उल्टा पक्का नहीं है कि जहां जहां आग वहां वहां धुआं। ये तो गलत होगा। आपको पिछली बार समझाया था धुआं क्यों होता है। धुआं होता है, कुछ गीले लकड़ी या फ्यूल प्रॉपरली ना जले तो धुआं होता है। आग होने पर धुआं होना, ये इनवेरिएबल रिलेशनशिप नहीं है। पर धुआं होने पर आग होना पक्का है, 100%। तो ये जो रिकलेक्ट करना, मेमोरी में लाना, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? वो धुआं है तो आग भी होगा। बात समझ में आई आपको? हम्म? नदी में पानी ज्यादा है, आपका ऑब्जेक्टिव है उसको देखने के बाद कि ऊपर बारिश ज्यादा हुई है। ऊपर ज्यादा बारिश हुई है, बारिश ये आपका साध्य है, इसको आपको अचीव करना है ज्ञान के थ्रू। कॉज क्या है? ओवरफ्लो वाटर, नदी में बहुत ज्यादा पानी होना। कल तक तो आधी नदी भरी नहीं थी, आज बिल्कुल नदी भरी हुई है। तो ये उसकी कॉज है। सेकंड स्टेप क्या होगा? रिकॉलिंग द इनवेरिएबल रिलेशनशिप, व्याप्ति। ओ, पानी
होता है नदी में जब ऊपर बारिश होती है, ज्यादा पानी होती है जब ऊपर बारिश होती है। ये रिलेशनशिप पक्का है। अब कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि आज नदी में ज्यादा पानी है, तो पिछले दिनों में, कल परसों, जब भी जितना टाइम, क्योंकि पानी यहां तक आने में टाइम लगता है ना, तो ऊपर कहीं ना कहीं बारिश हुई है। बारिश हुई है, ये कंक्लूजन है और ये सच है। बात समझ में आई? अभी पक्ष में और एक इंटरेस्टिंग पक्ष, पक्ष समझ में आया क्या है? ये टर्मिनोलॉजी लोकेशन। बात है कि इस पक्ष के भी कुछ प्रॉब्लम है। इसमें सपक्ष और विपक्ष भी होते हैं ना, है ना? अपोजिट पार्टी भी है और रूलिंग पार्टी है। यहां भी सपक्ष विपक्ष वाले मामला है। आग, धुआं पहाड़ में दिखता है, जमीन पर दिखता है, जंगल में दिखता है, घर में दिखता है, तो वहां आग हो सकता है, क्योंकि ये सब आग के लोकेशन के लिए परफेक्ट लोकेशन है। ये पक्ष है और पॉजिटिव पक्ष है, स्थान है। विपक्ष क्या है? भाई धुआं आपको पानी में दिखा, तो तब आप नहीं कहेंगे कि आग लगी, वो हेत्वाभास होगा। अर्थात जो कॉज, जो आपने पढ़ा हुआ था कि जाना हुआ था कि धुआं से होने पर आग का ज्ञान होता है, अगर पानी में कहीं धुआं दिखे, तो वो ठंड का मौसम है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, अरे वॉक करने जाते हैं तो लेक में वो धुआं ही दिखता है, पर वहां आग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धुआं नहीं है, वो तो वेपोरेशन है। अब वेपोरेशन धुआं जैसा दिखता है, हेत्वाभास। आजकल के मीडिया में जितने भी आर्गुमेंट होते हैं, वो हेतु बेस्ड, लॉजिक बेस्ड आर्गुमेंट नहीं होते हैं, हेत्वाभास बेस्ड। जो लोगों को तो अपेरेंटली लगता है कि ये लॉजिक है, बट वो रियली बहुत ही सिनिस्टर एजेंडा बेस्ड होता है, कोई भी मीडिया। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पार्टी कनेक्शन है ना? अब तो पॉलिटिक्स क्या, अब तो साइंस में भी साइंस साइंस जैसा सेक्युलर चीजों पर भी पार्टी लाइन अलग होता है। अमेरिका में तो बहुत होती है जी, है ना? क्लाइमेट चेंज फॉल्स है, वैक्सीन कंस्पिरेसी है, टाइनल खाने पर प्रेगनेंसी नष्ट हो जाएगा, नहीं खाना। मतलब साइंस भी पॉलिटिक्स में आ गए। और खाली पॉलिटिशियन बोले तो समझ में आता है, पर जो एक्सपर्ट्स हैं मीडिया में वो भी आ जाते हैं, साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं। तो फिर सही कौन है, गलत कौन है? सबके सब बेईमान है। सबको पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहिए, और सब लॉजिक के नाम पर अपेरेंटली लॉजिक यूज करते हैं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं हेत्वाभास। हेतु जैसा आभास होता है, इट सिम्स लाइक ए कॉज, बट इट्स एक्चुअली नॉट ए कॉज। जैसे ठंड में आपके मुंह से हा करो तो, है ना, बच्चे कहेंगे, गांव के बच्चे जो पढ़, आजकल बच्चे तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है वैसे, पर सपोज अनपढ़ बच्चा है ना, स्कूल नहीं जाता है, तो कहेगा देखो मुंह से धुआं निकलता है, पर वहां आग नहीं होता। तो आग जहां टिक नहीं सकता, वो उसका विपक्ष है। आग पानी में हो नहीं सकता। हो सकता है आप आर्ग्यू करें कि भाई समुन्द्र में जैसे आग लग जाता है, वो पेट्रोल वगैरह गिर जाता है ना कभी, वो लीक हो जाता है पेट्रोल डीजल वगैरह, तो वहां भी आग लग सकता है।
वो एक एक्सीडेंट केस है, वो पानी में आग नहीं है, वो तो डीजल में आग है। डीजल में आग लगा और वो पानी में एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल को हम यूनिवर्सल लॉ में नहीं लेंगे ना। यूनिवर्सल लॉ मतलब जहां आग नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता, जहां रह सकता है वो उसकी। तो इसको सपक्ष और विपक्ष के रूप में हम लेंगे। जैसे नदी में पानी फ्लो हो तो लोअर एरिया में बारिश हुई, ये विपक्ष सिद्धांत है ना, क्योंकि लोअर एरिया में पानी होने से ऊपर नदी में थोड़ा ही पानी। ये तो यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है। ऊपर होने पर नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है तो आप उसको मानेंगे। वो अनुमान तीन तरह से होते हैं। उसको कहते हैं पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। पूर्ववत का मतलब होता है, पूर्व समझते हैं, पूर्व, पहले वाला, बिगिनिंग। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट में पहले कौन आता है? फूल और फल में पहले फूल आएगा। जो कॉज है वो पहले आएगा, मिट्टी और घड़े में पहले मिट्टी आएगी। कॉज को देखकर, मैं कॉज को जानकर इफेक्ट का ज्ञान करना, इसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। अर्थात ऐसा इन्फरेंस जहां कारण से कार्य को जाना गया। कारण मुझे पता है, कार्य पता नहीं था, वो मुझे पता लगता है इन्फरेंस के द्वारा। जैसे मैंने देखा मानसून का सीजन है, या बिल्कुल ब्लैक क्लाउड है, घने हैं, बिजली चमक रही है, चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, तो मैंने क्या कहा कि बारिश होगी अभी। बारिश इफेक्ट है। ये जो ब्लैक और बिल्कुल कंडेंस्ड जो क्लाउड है, मतलब घना काले बादल, ये कॉज है। तो आपने बारिश तो देखी नहीं, बारिश तो अभी हुई नहीं। आपने घने काले बादल को देख करके ये जो जाना कि बारिश होगी, ये कॉज से इफेक्ट को जाना, ये पूर्ववत अनुमान। आपने मेरी बहुत इंसल्ट की पब्लिक में। अब या आप वहां खड़े थे कि कोई व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है, तो आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप समझ जाएंगे इस व्यक्ति को अंदर से बहुत ज्यादा क्षोभ हो रहा होगा। क्षोभ, एजिटेशन। वो एजिटेशन कैन मैनिफेस्ट एज एंगर, ये गुस्से के रूप में भी प्रकट हो सकता है। डिप्रेशन के रूप में भी, अगर वो गुस्सा नहीं दिखा पाया, एंजाइटी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। लो लो कॉन्फिडेंस के रूप में भी हो सकता है। मतलब इन नटशेल इसके अंदर एजिटेशन होगा, मेंटल एजिटेशन। कैसे पता चला? सामने वाला तो इंसल्ट कर रहा है, गालियां दे रहा है पब्लिक में। आप उसके अंदर क्या चल रहा है आप कैसे जाने? क्योंकि ये स्टैब्लिश्ड है, व्याप्ति है। जब सामने से कोई बहुत बुरा व्यवहार करता है तो ह्यूमन माइंड जो है वो एजिटेटेड होता है, ये एस्टेब्लिश्ड है। अब कहेंगे मेरा नहीं होता है, झूठ बोलते हो। आपका कम होगा, 1% होगा, 2%। आप बहुत ज्यादा अपने माइंड को मैनेज कर रखे हो तो 10% होगा। किसी के 100% होगा, किसी के 200% होगा, पर एजिटेशन तो होगा। हाँ, आप इसको मैनिफेस्ट करने ना दो, कंट्रोल कर सकते हो। किस रूप में आप मैनिफेस्ट करते हो वो भी अलग अलग होगा। आप गुस्से के रूप में प्रकट करते हो या अलग अलग तरीके से वो करते हो, वो अलग अलग चीजें। क्या पता आप यहाँ यहाँ तो ऑफिस में आपको इंसल्ट हुआ, आप घर में आकर गुस्सा पत्नी पर निकाले, बच्चों पर निकाले। बात समझ में आती है? पर आपका माइंड तो इंसल्ट होना देख करके इस व्यक्ति के मन में विक्षोभ होगा, एजिटेशन होगा। ये इफेक्ट है, ये आपने
आप नहीं जानते हो कि हुआ कि नहीं हुआ, पर आप अनुमान कर सकते हो। कोई व्यक्ति डिल्यूटेड है, आप देखते हैं वो डिल्यूजन में भरा पड़ा है, हर चीज में गलत सोचता है, गलत ज्ञान है, गलत इन्फर करता है। तो आप 100% बता सकते हो ये आदमी जिंदगी में दुखी ही रहता होगा, क्योंकि डिल्यूटेड व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। खैर ये तो हुआ डिल्यूजन को देख करके दुख का अनुमान करना। अब आते हैं सेकेंड, होता है शेषवत। शेषवत मतलब, शेष मतलब लास्ट, एंड। एंड क्या होता है? इफेक्ट। इफेक्ट देख करके कॉज का ज्ञान कर लेना, कार्य से कारण का। ये भूत प्रेत डायन चुड़ैल जादू टोना ज्योतिष वास्तु में जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, हर छोटी छोटी बातों पर पहुंच जाता है। गुरुदेव क्या हुआ जी? ग्रह अशांति है। क्या करूं जी? ये जादू तो करो, ये टोना करो, ये बांधो, ये पकड़ो, ये सिंदूर लगाओ, वहां तिलक लगाओ, वहां गाय को खिलाओ, वो बकरी पालो, बोलो करो। समझ लेना कि वो एक तो डिल्यूटेड है और अंदर से टूटा हुआ है, लाइफ में बहुत मिजरीज है ना। बच्चों को देख करके हम समझ जाते हैं इसके पेरेंट्स होंगे। बच्चे इफेक्ट है, पेरेंट्स कॉज है। धुआं को देख करके आग का जान जाना, धुआं इफेक्ट है, आग कॉज है। तो इसको कहते हैं शेषवत। एक तीसरा है जो मोस्टली साइंस टेक्नोलॉजी फिलोसफी में यूज होता है, इसको कहते हैं सामान्यतः दृष्ट। सामान्यतः दृष्ट में कॉज और इफेक्ट दोनों ही नहीं पता, ना कॉज पता ना इफेक्ट पता। मतलब पता मतलब प्रत्यक्ष से हमें नहीं पता, मतलब वहां कॉजेशन जो है, कारण और कार्य संबंध, वो काम नहीं करता। तो फिर किसके बेस पर काम करता है? इस यूनिवर्स में जो नेचर है, उस नेचर में जो को एग्जिस्टेंस है, या जो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस है, उसके बेस पर जो हम ज्ञान करते हैं, वो है अनुमान। जैसे सूरज में मूवमेंट है, चंद्रमा में मूवमेंट है, धरती में मूवमेंट है। ये तो हमने नहीं देखा। धरती, एक तो सूरज तो चलो जैसा तैसा अपेरेंटली दिखता है भाई, इधर है इधर है इधर है, चांद भी दिखता है, धरती तो वैसे भी नहीं दिखती है। पर हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी घूमती है। अब ये ऊपर तो जाकर नहीं देखा था कि घूम रही है। कौन से प्रमाण से? सामान्यतः दृष्ट अनुमान। कि संसार में कोई भी चीज, जब जब आपका ऋतु बदल रहा है, जब सीजन चेंज हो रहे हैं, जब दिन रात बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज इन ए मूवमेंट, मोशन। मरना पक्का है, जो भी पैदा हुआ है मरना पक्का है। कैसे पता चला? क्योंकि दुनिया में जिसको देखो वो मर, जो पैदा हुआ है वो मरता है। तो ऐसे हम बाकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसको कहते हैं सामान्यतः दृष्ट, अर्थात सामान्यतः, जनरली, यूनिवर्सली नेचर में हम जो हलचल देखते हैं, उनके बीच में जो एक कोहेरेंट रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे जन्म होना मृत्यु होना, पर ये दोनों के बीच में एक को एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब तीसरा अनुमान का और एक चीज समझेंगे, फिर हम संस्कृत पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ये सब था स्वार्थ अनुमान। स्वार्थानुमान, मुझे कोई चीज को जानना है तो मैं कैसे जानूं? इन्फरेंस के द्वारा। पर अब मैं जान गया, पर मैंने, मेरे जानने के बाद मैं फिर किसी को बताऊंगा, मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊं, मेरे दोस्तों को बताऊं, मेरे क्लास में बताऊं, या कोई साइंटिस्ट को पता चला वो बुक लिखेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा कि अच्छा मैंने तो ऐसे पता कर लिया बस तुम मान लो। उसको लॉजिकली बतानी पड़ेगी। इसको कहते हैं परार्थानुमान। जो ज्ञान मुझे हुआ
वो तो मेरी अपना ज्ञान, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर जो मैंने आपको शेयर किया और आपको ज्ञान हुआ विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, वो परार्थ अनुमान। अब जब मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा, आपको बताऊंगा, तो उसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं, मतलब 5 स्टेप्स कहेंगे या 5 फैक्टर्स होते हैं, आप कह सकते हैं 5 फैक्टर्स ऑफ रीजनिंग। उसको कहते हैं संस्कृत में पंच अवयव, अवयव कहते हैं लिम्स, 5 लिम्स इन्फरेंस को, जो इन्फरेंट नॉलेज को कम्युनिकेट करने का। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा मतलब मैंने देखा पहाड़ में आग, धुआं को देखा, मैंने अपने दोस्त को बोला पर्वतो वन्यमान, संस्कृत में मतलब हिंदी में मैंने बोला भाई देखो पहाड़ में आग दिख रहा है, आग लगा है आगे। ये मेरी प्रोपोजिशन है, सामने वाला थोड़ी मान लेगा। फिर मैं हेतु दूंगा, कॉज रीजनिंग दूंगा, धूमत्वात् क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, वो कहेगा धुआं होने से क्या हो जाता है। फिर आप उसको एग्जाम्पल दोगे, उदाहरण। ये एग्जाम्पल क्या होता है, व्यक्ति को एस्टैब्लिश करना, जो इनवेरिएबल रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करना, समझाने के लिए। भाई दुनिया में जहां जहां भी धुआं होता है वहां वहां आग होता है। जैसे बॉन फायर है, जैसे कैंप फायर है, वहां धुआं है, धुआं है, आग है। आप गलती से उल्टा नहीं बोल देना कि जहां जहां आग होता है वहां धुआं होता है, फिर तो गैस की चूल्हे में धुआं होता नहीं है, हीटर में नहीं होता है। ये क्रिमेशन, जो फ्यूनरल होम में जाते हैं, इतने बड़े बड़े वो इलेक्ट्रिक ओवन है, सारा इंसान को डाल देते हैं, 2-4 घंटे में राख हो जाता है, वहां एक भी धुआं नहीं होता है, थोड़ी सी। तो लॉजिक क्या है, वन फायर में या जो कैंप फायर में धुआं होता है तो आग होता है। अब उपनय, फोर्थ एप्लीकेशन, जो आपने एक रीजनिंग एस्टैब्लिश किया एग्जाम्पल के साथ, उसको अब अप्लाई करेंगे जो हमने पहाड़ में धुआं देखा। वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ धुआं है इसीलिए यहाँ भी आग होगा। अब पांचवा लाइन है कंक्लूजन, उसको कहते हैं निगमन। सो देयरफॉर, इसीलिए पहाड़ में आग है क्योंकि वहां धुआं है। अब फाइनल दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये देवदत्त है, देवदत्त किसी का नाम, किसी इंसान का नाम, और ये मरणशील है। मरणशील समझते हैं, इज मोर्टल ना, मरणशील जिसमें मोर्टल है, मरने वाला। आपको गुस्सा आएगा, कैसी बात कर रहे हो, ये तो बेचारा अभी 40 साल का है, 20 साल का है, आप कह रहे तो मरणशील है, बकवास है। आप कहोगे नहीं, हेतु है, हेतु मतलब रीजनिंग है। क्या रीजनिंग है, ये मनुष्य है, पैदा हुआ है, और जो भी पैदा होता है वो मरता है। बोले एग्जाम्पल, दुनिया में जिसको भी देखो, जो भी मनुष्य, कुत्ता बिल्ली पैदा हुए मरे हैं, और जो इवन मरना नहीं चाहते थे वो भी मरे हैं। रावण मरा, हिरण्यकश्यप मरा, हिटलर मरा, अलेक्जेंडर मरा, कोई नहीं बचा। श्री राम मरे, श्री कृष्ण मरे, अर्जुन मरे, कर्ण मरा, भीष्म मरे, यू नेम इट, महात्मा बुद्ध मरे, कोई नहीं बचा। ये उदाहरण तो लाखों है, लाखों क्या ट्रिलियन में, ट्रिलियन में एग्जाम्पल है। ये हुआ आपका उदाहरण। उपनयन, उपनयन एप्लीकेशन, क्योंकि देवदत्त भी एक इंसान है या क्रिएचर है, इसीलिए वो भी मरेगा। फाइनल स्टेटमेंट क्या हुआ
कि देवदत्त एक मरणशील या मोर्टल पर्सन है। समझ में आई अनुमान प्रमाण? तो ये अनुमान प्रमाण का ओवरऑल एक शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखा। इन सब को ठीक ठीक समझने के बाद अब हम संस्कृत की जो व्यास भाष्य में है उसको हल्का सा टच करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सारी क्लैरिटी हो। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त संबंध। जो अनुमेय है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस, जिस चीज को आप इन्फर करना चाहते हैं वो हमेशा तुल्य जातीय चीजों के साथ रहता है, अर्थात पक्ष में रहता है। पक्ष अभी समझा आपने, जो पॉजिटिव लोकेशन है पहाड़। भिन्न जातीय भी है, जो अपोजिट नेचर वाला है, अपोजिट क्लास वाला है, उसमें नहीं रहता है। जैसे आग पानी में नहीं होता है, पहाड़ में होता है। यस्तद विषय सामान्यावधारण प्रधान वृत्तिर अनुमानम। और ये जो अनुमान है इसमें डोमिनेट करता है वो है सामान्यावधारण, जेनरिक परसेप्शन। अनुमान के द्वारा आप एक इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हो, वो तो प्रत्यक्ष से होगा। इसलिए साइंस में जो थ्योरीज होते हैं वो तो सब अनुमान बेस्ड होते हैं। पर फिर आप इसको लैबोरेटरी में हो या हर साइंस फील्ड के अलग अलग तरीका है, आप इसको एक्सपेरिमेंट करते हो। ये जो एक्सपेरिमेंट करके जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष होने पर ही आपका वो स्पेसिफिक नॉलेज पता लगता है। एटम ऐसा होता है, ये स्पेसिफिक नॉलेज है। पर आपने एक दुनिया को देखा, एक व्याप्ति को रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप के कहा कि संसार में कोई भी ग्रॉस चीजें हैं वो अपने शटल शटल सूक्ष्म सूक्ष्म होकर सूक्ष्मतम अवस्था में जा सकते हैं। सूक्ष्मतम अवस्था में जाना, जो आपके माइंड में जो ज्ञान हुआ, जस्ट जेनेरिक सेंस हुआ। आप खुद नहीं जानते हो कि वो सटल फॉर्म कितना सटल है। हम इतना सारा शास्त्र पढ़ते हैं, तो जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है हम इन्फर कर रहे हैं शब्द प्रमाण से या सब, पर वो सब जेनरिक, जनरल नॉलेज, जनरल परसेप्शन बन रहा है ना। स्पेसिफिक तो तब बनेगा जब आप खुद रियलाइज करोगे। तो अनुमान सामान्य प्रधान होता है। कुछ एग्जाम्पल दिया, यथा देशांतर प्राप्तेर गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। बोले देखो, जैसे सूरज और चांद, इनमें गति है, मूवमेंट है। बोले कैसे जाना? क्योंकि वो आज एक जगह है, अगले दिन दूसरी जगह होते। देशांतर प्राप्ति अर्थात वो अनदर प्लेस में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। ये हेतु है। अब अगर हेतु है तो फिर आप उसके लिए हट जाओगे। उदाहरण बताओ। जैसे देवदत्त यहां होता है, 15 मिनट के बाद वहां दिखता है। और वो वहां तभी दिखता है क्योंकि वो जाता है, उसमें मूवमेंट होता है। वो गाय जो अभी थी, थोड़ी देर के बाद वहां दिखती है, इसका क्योंकि वो मूवमेंट होता है। जो कार यहाँ खड़ी थी, थोड़ी देर के बाद वहां होती है कि कार में मूवमेंट होता है। इसका मतलब है एक ही प्लेस से दूसरे प्लेस अगर कोई चीज पहुंच रहा है तो जरूर उसमें मूवमेंट होगा। सूरज चांद तारे वगैरह में मूवमेंट है, क्योंकि वो भी एक जगह से दूसरी जगह दिख पहुंचते हैं। कंक्लूजन है कि सूरज चांद नक्षत्र आदियों में भी गति या मूवमेंट है। चैत्र, चैत्र एक व्यक्ति का नाम है। मतलब चैत्र मास वगैरह नहीं लेना, अगर आप भाष्य पढ़ रहे हैं तो उन्होंने दिया जैसे चैत्र, चैत्र मतलब किसी का नाम चैत्र है, जैसे मैंने देवदत्त बोला। पर आपको एक अपोजिट एग्जाम्पल देना जरूरी है, विपक्ष का।
उदाहरण, विंध्यश्च प्राप्तेर अग्रगति। और इसके अपोजिट लॉजिक क्या है? पहाड़ मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहाड़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विंध्य पर्वत आज यहाँ है और कल गए तो वो और कहीं पहुंच गया, अमेरिका आ गया फ्लाइट से, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि पहाड़ों में, पहाड़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, इसलिए उनमें गति नहीं है। तो अगर सूरज चांद तारे वगैरह अलग अलग जगह दिखते हैं, इसका मतलब उनमें गति है। आपते न दृष्टो अनुमितो चार, ओके, यहां हो गया अनुमान प्रमाण डन। आगम प्रमाण, लास्ट आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। अब आगम प्रमाण में पहले तो आगम प्रमाण शब्द प्रमाण समझ लीजिए, फिर सूत्र क्या है कि जब समझ लेते हैं फिर बुक तो दो आपको ऐसे ही चुटकी से समझ में आ जाता है। शब्द प्रमाण है, सिंपल है, वर्ड टेस्टिमोनी है ना। शब्द को, वर्ड्स को प्रमाण मानना। किसकी वर्ड्स को माने? वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, ऑनलाइन में भी होते हैं, या ओरल फॉर्म में भी होता है, किसी ने बोला। तो दुनिया में करोड़ों लोग एक टॉपिक पर कुछ भी बोल जाते हैं। बुक्स तो हर टॉपिक पर लाखों बुक्स हैं, कोई कुछ भी लिख डालता है। तो किसको प्रमाण माने? आप्त उपदेश, जो आप्त हैं उनके बताए गए बातों को प्रमाण मानेंगे। ये आप्त क्या होता है? आप्त के लिटरेरी मीनिंग है ट्रस्टवर्थी, रिलायबल एंड नॉलेजेबल। आप्त दो चीजों से बनता है। जिसको ज्ञान है, कैसे ज्ञान है? या तो प्रत्यक्ष से ज्ञान लिया है या अनुमान से ज्ञान लिया, और जो भी ज्ञान लिया सही ज्ञान लिया, और ज्ञान तो हो गया, तब भी वो आप तो ट्रस्टवर्थी नहीं बनेगा। वो वो रिलायबल हो, कि उसके अंदर कोई एजेंडा ना हो, कोई मैनिपुलेट ना करता हो। बात समझ में आती है? निष्पक्ष हो करके, इम्पार्शियल हो करके, प्योर हार्टेड हो करके जो व्यक्ति, वो व्यक्ति को आप्त कहते हैं। मतलब, हाँ, थोड़ी और इजी भाषा में कहूं, जो स्कॉलर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिसने रियलाइज कर लिया, दूसरे चीजों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो शास्त्र को उस टॉपिक पर डीपली अध्ययन किया है, डीपली जाना है। पर ये इनफ नहीं है, उसकी इंटेंशन भी मैटर करता है। और आजकल हम तो देखते हैं, पोस्ट ट्रुथ जमाने में हर कोई पैसा, पावर और अपनी ये के चक्कर में कैसे ट्रूथ को मैनिपुलेट करते हैं। अमेरिका में तो रोज ट्रूथ मैनिपुलेशन होता है। अब सब जगह दुनिया में होती है। हमारे शास्त्रों में इतने इंटरपोलेशन हो गए, इतने सारे सेक्ट बन गए। क्यों बने सेक्ट? वो ज्ञानी थे, पर जो नहीं था कि उनकी इम्पार्शियल नेचर। तो केवल ज्ञान हो जाना इनफ नहीं है, या आपका इम्पार्शियल होना भी है। इम्पार्शियल हो और आपको पता ही नहीं है, या कम पता है, हाफ बेक्ड नॉलेज है, दोनों जरूरी है। मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। तो मध्य प्रदेश जो चित्रकूट में एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, वैष्णव परंपरा के, रामानंदी संप्रदाय के स्वामी रामभद्राचार्य। वो ब्लाइंड है वैसे, पर उद्भट विद्वान, मतलब स्कॉलर, वेद शास्त्र, व्याकरण, दर्शन, सब शास्त्रों में पारंगत।
संस्कृत भी धारा प्रवाह और कठिन संस्कृत बोलते, उनके संस्कृत जो बोलते हैं उनको समझना भी सबकी बस की बात है। बड़े ज्ञानी। अब क्यों क्यों वैष्णव संप्रदाय के हैं और उनका भगवान राम है, कृष्ण नहीं, राम है, रामानंदी संप्रदाय के। उन्होंने एक प्रवचन में बोला कि वेद में दो चार मंत्र कोट किया, देखो वेद में भी राम है। दुनिया का हर वो विद्वान जो कम बहुत भी वेद शास्त्र हिंदू धर्म को जानता है, उसको पता है रामायण और वेदों में क्रोनोलॉजिकली या हिस्टोरिकली कितना डिफरेंसेस है। तो वेदों में राम राम शब्द तो मिलेगा, भाई राम मतलब रमण करने वाला। अयोध्या के पति, अयोध्या के राजा राम, दशरथ का बेटा सीतापति राम, वेदों में तो नहीं मिलेगा। कोई कोई अंधा भी नहीं मानेगा। और इतने बड़े विद्वान वो पब्लिक में बोलते हैं मंत्र, देखो अब उनको मंत्र आता है, वो मंत्र बोल देते हैं, मैनिपुलेट करके अर्थ निकाल देते हैं तोड़ मोड़ करके। ऐसे दुनिया के पचासों गंदगियां उन्होंने राम भद्राचार्य जस्टिफाई करते हैं वेदों के नाम पर। ये विद्वान होकर भी कितनी मैनिपुलेशन करते हैं। रामचरित मानस की उन्होंने भाष्य लिखा, उसमें भी हेराफेरी कर दी। मतलब कह वो तुलसीदास को इसका अर्थ पता नहीं, क्योंकि उनको राम को कुछ एस्टेब्लिश करना है, तो उनका तुलसीदास ने गलत लिखा है, उन्होंने कुछ कर दिया, उस पर भी बहुत मंगा। तो ये लाइफ एग्जाम्पल है कि विद्वान लोग अपनी एजेंडा के कारण शास्त्रों के साथ खेलते हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ अपनी अपने जो सोच है उसको थोपने के लिए। ये जो ये तो हुआ वहां की बात है। अब अमेरिका की बात देखते हैं। ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल लीडर्स डिवाइडेड हैं, यहाँ साइंटिस्ट भी डिवाइडेड हैं। ये साइंटिस्ट भी बुक लिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज फॉल्स है, और दूसरा लिखता है कि क्लाइमेट चेंज ना सच है। तो दोनों तो विद्वान है। ऐसा नहीं कि जो क्लाइमेट चेंज को फॉल्स बता रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को फॉल्स बता रहा है, वो कोई अनाड़ी व्यक्ति तो है नहीं, वो भी ज्ञानी है, वो भी लॉजिक देता है, और दूसरा वाला भी जो करता देता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? दोनों तो ज्ञानी है, दोनों एजेंडा से पर चलते हैं, तो इसलिए इनकी रिलायबिलिटी कम है। बात समझ में आती है? इसीलिए दुनिया में हमेशा से हायर एजुकेशन को ऑटोनोमस बनाने की कोशिश की गई, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई कि ये किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। तो व्यक्ति, दो चीजें होनी चाहिए, उसके पास पक्का ज्ञान होना चाहिए, और वो इम्पार्शियल, पक्षपाती ना हो, बायस ना हो, किसी एजेंडा पर काम ना करता हो, बिल्कुल जो जैसा है उसको जैसा जाना वैसा ही लोगों के सामने रखे, बिना कुछ मिलावट किए। वो आप्त व्यक्ति है। उसके लिखे हुए पुस्तक, उसके कही गई वाणी पर प्रमाणिक होते हैं। और हमारी आपकी जितने भी नॉलेज हैं, हिस्ट्री की, साइंस की, पॉलिटिकल, जो स्कूल में आपने पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ा, तो शब्द प्रमाण से ही पढ़ा। अब हर चीज को प्रूफ करने थोड़े ही गए थे। अब आप देखते हैं शब्द प्रमाण का, अब वो देखते हैं। आप्तेन दृष्टो अनुमितो चार्थ परत्र, पहले इतना समझ लेते हैं। उस आप्त व्यक्ति के द्वारा, अर्थात वो जो रिलायबल व्यक्ति, विश्वास योग्य, श्रद्धेय, श्रद्धा के योग्य व्यक्ति, जिसने जो प्रत्यक्ष के रूप में जाना, ध्यान से दीजिए, जो उसने प्रत्यक्ष के रूप में, प्रत्यक्ष से जाना, दृष्ट मतलब देखा, मतलब प्रत्यक्ष से जाना, अनुमित, और जो अनुमान प्रमाण से, इन्फरेंस के थ्रू जाना, उसको परत्र स्वबोध संक्रांत, दूसरों को जो जाना, जो उसके अंडरस्टैंडिंग है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसको दूसरों को तक पहुंचाने के लिए शब्देन उपदिश्यते, वाणी के द्वारा
वर्ड्स के द्वारा उपदेश करता है। शब्दात तदर्थ विषया वृत्ति ही श्रोतुरागम। वो तो मैं बाद में समझेंगे। यहां तक क्लियर हो गई। तो एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो कुछ जाना समझा, उसको एज इट इज, उसकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे तक कम्युनिकेट करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया, लिखने के थ्रू या बोलने के थ्रू, वो शब्द प्रमाण है। अब इसको समझते हैं, शब्द प्रमाण हमारे चित्त वृत्ति में, मेंटल मॉडिफिकेशन में कैसे काम करता है। तदर्थ विषया वृत्ति ही श्रुतुरागम। आपने सपोज मेरे से कोई बात सुनी, मैंने जो बोला, आप खुद तो देखने नहीं गए। जैसे मैंने आपके अनुमान के बारे में समझाया, प्रत्यक्ष समझाया, और सपोज आपके लिए मैं रिलायबल हूं फिलहाल क्लास में, क्लास के बाहर शायद ना भी हूं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और जो कुछ मैंने बताया आपके दिमाग में गया, अनुमान, प्रतिज्ञा, हेतु, ये आपने मेरे मैंने बोला, मेरे मुंह से आप तक कम्युनिकेट हुआ, ये आपके माइंड में गया। वो माइंड में फिर तदाकार कारिता, जैसे प्रत्यक्ष में आप आम को देख करके आम वाला मन बन जाता था, अनुमान में व्याप्ति के बेस पर धुआं को देखकर आग, धुआं आग का पिक्चर आ जाता था। इसी तरह किसी बुक को पढ़ के, किसी मीडिया को देखकर, किसी की बात सुन करके एक आपका माइंड में एक पर्टिकुलर पिक्चर डेवलप होता है। वो चित्तवृत्ति जिसको आत्मा, अप, आत्मा पर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आत्मा को, जीव को वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान है शब्द प्रमाण। ठीक है। यस्य अश्रद्धेयार्थ वक्ता न दृष्टानुमितार्थ सागम प्लवते। हाँ, जो व्यक्ति, जिसका ज्ञान, जिसकी अंडरस्टैंडिंग डाउटफुल हो, क्वेश्चनेबल हो, जिसमें जो कंपिटेंट ना लगे, या जिस पर आपकी श्रद्धा ना हो, ऐसी वक्ता, अगर उसने प्रत्यक्ष से, और अगर उसने प्रत्यक्ष से उस चीज को नहीं जाना या अनुमान से भी नहीं जाना, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो लिखा हुआ या बोला हुआ बातें आगे, वो प्लवते, वो दोष दुष्ट दोष युक्त होगा, मतलब फ्लॉ वाला होगा, उसमें कमियां हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन एक आम आदमी भी बोलता है, उसके बोल को आप ऑथोरिटी नहीं मानिए, उसमें दोष का भाव रहना, रहेगा ही रहेगा। सही है गलत है, उसको आपको किसी दूसरे प्रमाण से एग्जामिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 100% उसका आप रिजेक्ट कर देंगे या 100% एक्सेप्ट कर लेंगे। कौन? जिस व्यक्ति में या तो श्रद्धा नहीं, या जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा प्रॉपरली ज्ञान अर्जन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के जो विचार है वो हमेशा प्लवते, प्लवते मतलब फ्लक्चुएट करता है। मूल वक्तरितु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्। पर दो जगह पर आगम जो है निर्विप्लव, निर्विप्लव, कोई किसी भी तरह की जीरो डाउट या जीरो क्वेश्चन है दो चीजों में। मूल वक्ता, द फर्स्ट ओरेटर, वो कौन है? परमात्मा, जिन्होंने वेद के रूप में दिया। ध्यान रखिए, हिंदू शास्त्रों में, हिंदू परंपरा में कोई भी शास्त्र हो, वेद उसके लिए सुप्रीम ऑथोरिटी है। क्यों? मूल वक्ता के द्वारा बताया गया, मूल वक्ता की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। दूसरा, दृष्टानुमितार्थ, जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष भी किया है, एज इट इज, अनुमान, अनुमान के द्वारा भी एज इट इज जाना है, उस व्यक्ति का भी जो शब्द प्रमाण है, शब्द है, वो भी निर्विप्लव
अर्थात उसमें किसी भी तरह का विप्लव या हलचल या किस फ्लक्चुएशन नहीं माना जाएगा, उसको एब्सोल्युटली हम मान सकते हैं। तो इस तरह आज हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, प्रमाण पाड़ा। ये स्टार्ट कहां से हुई थी? माइंड के 5 मॉडिफिकेशन हैं, उनमें प्रमाण मतलब सही ज्ञान, मतलब राइट नॉलेज, विपर्यय रॉन्ग नॉलेज, विकल्प इमेजिनेशन, निद्रा डीप स्लीप सोने पर जो ज्ञान होता है नींद में, और स्मृति मेमोरी। तो अगले बार हम बाकी चारों को एक साथ ले लेंगे, है ना। विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चारों अगले बार एक ही साथ हो जाएगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है।